नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मूल रूप से हम लोग तैयारी कर रहे थे टीजीटी कला की। आप जानते हैं अभी परीक्षा तिथि नहीं आई है, और जब परीक्षा तिथि नहीं आती है तो पढ़ने का थोड़ा सा जो है ललक होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ अभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। आप केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप फाइनली सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सिलेक्शन ले करके अपना रिजल्ट हमें दिखाएंगे, अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज थोड़ा सा मैराथन टाइप की क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं थोड़ी सी अस्वस्थता है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ कि अपना सपना सारा जो है साकार हो। जो सपना हमने देखा है 120/125 का, वो पूरा हो। उसके लिए क्यों ना कितनी मेहनत करनी पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप भी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना। आप जानते होंगे डिग्रियाँ तो बहुत होती हैं। आप जानते होंगे डिग्री तो आपके पढ़ाई के खर्च की रसीद होती है, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। तो डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होगा तभी आप फाइनली रिजल्ट भी दे पाएंगे। आप देखते होंगे कि मूल रूप से किसी को घरते निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह ज़िंदगी भर जो है सफ़र में रहा। तो ऐसा होता है, कोई लकी बॉय होता है, जो लकी पर्सन होता है, वो फाइनली आप देखते होंगे 18 साल, 20 साल, 21 साल में फाइनली ज्वाइनिंग पा जाता है और अच्छी पोस्टों पे पहुंच जाता है। लेकिन कोई होता क्या है कि 40-42 साल तक, 45 साल तक, अपने यहाँ तो लगभग 50-52 साल वाले भी जुड़े हुए हैं। अब सोचो ये लोग अगर आशा लिए बैठे हैं और फाइनली 4600 पे स्किल की जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग तो भी स्टार्टिंग में, हालांकि करना तो सब चाहते हैं, बेटर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत भी चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैराथन टाइप की क्लास देखेंगे। बोलने में थोड़ी सी असहजता हो रही है, फिर भी मैं क्लास लूँगा, और पूरी क्लास होगी 18 से 20 पन्ने की होगी। नोट डाउन कर लेना। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। जैसे पहला पॉइंट लिया गया, राजस्थान के अजमेर शहर को किसने बसाया। मान लो अगर क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाए अजमेर शहर को किसने बसाया, तो अजय पाल चौहान आपको आंसर्स लगाना होगा। अगला पॉइंट आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पूछा जा रहा है, ये अजमेर राजस्थान वाला है, याद रखना। किस विद्वान ने अजमेर को राजस्थान की कुंजी कहा था। जो अजमेर अजयपाल के द्वारा जो है बसाया जाता है, उसको कर्नल टाड ने कहा कि ये राजस्थान की कुंजी है। जबकि आप जानते हैं कि कुंजी उसे कहा जाता है जहाँ से सब कुछ चलता हो। तो जयपुर शहर है वर्तमान समय में, जयपुर जिसे राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे अशोक गहलोत बैठते हैं। ठीक है, तो कर्नल टाड ने कहा था अजमेर राजस्थान की कुंजी है। क्वेश्चंस वन लाइनर बेस नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ तो एमसीक्यूज टाइप का पूछा जाएगा। एमसीक्यूज पे भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अकबर ने अकबरी मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था। तो अकबर ने जो अकबरी मस्जिद बनवाया वो अजमेर शहर में ही बनवाया था। यही अजमेर शहर जो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए इसे भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, अल्लाह बकस किस शैली के चित्रकार रहे। चाहे चांद का नाम पूछ ले, चाहे वो राम सिंह भाटी का नाम पूछ ले, या फिर अल्लाह बकस पूछे, चाहे तैयब का नाम पूछे, अजमेर शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। अजमेर शैली के बढ़िया चितौरों में शुमार हैं ये लोग, याद रखना। शैली बहुत होती है, अजमेर शैली होती है, बूंदी शैली वही जो राजा रावदेव सिंह के समय में आती है। नागौर शैली होती है, किशनगढ़ शैली होती है। भी हम लोगों ने शायद कल किशनगढ़ शैली पढ़ा था, बनी ठनी वाला, ठीक है, राधा का बनी ठनी। तो उसमें भी हम लोगों ने चित्रण का कार्य देखा था। आगे हम लोग बात करते हैं, तो कहा जाता है कि महिला चित्रकार उषना और साहिबा किस शैली के चित्रकार थे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए याद रखना उषना और साहिबा किस शैली की महिला चितेरी हैं। तो उषना और साहिबा मूल रूप से अजमेर शैली की महिला चितेरी हैं। वही अजमेर मूल रूप से जिसको अजय पाल चौहान ने इस्टेब्लिश किया था, बसाया था। जूनिया का चांद नामक चित्र कौन सा राजा बनवाता था या बनवाया था। तो अजीत सिंह के द्वारा जूनिया का चांद चित्र बनवाया गया। जूनिया का चांद चित्र अजीत सिंह के द्वारा बनवाया जाता है, याद रखना है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज टाइप में पूछे जाएंगे। अगर आता है तभी आप सही कर पाएंगे, तो इसलिए वन लाइनर भी जरूरी हो जाता है। आगे, अजमेर का चित्र पाबूजी कौन चित्रकार बनाता है। तो पाबूजी आपने अभी देखा है कि अजमेर शैली के अच्छे चित्रकारों में तैयब रहे हैं, चांद रहे हैं, राम सिंह भाटी रहे हैं, अल्लाह बकस रहे हैं। तो उसमें से पाबूजी का जो चित्र है ये चांद के द्वारा बनाया जाता है, याद रखना, नाम इम्पॉर्टेंट है।
अगला पॉइंट आता है अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय में रखे हैं। तो ज़्यादातर जो डाटा है, ज़्यादातर जो चित्रण है वो मूल रूप से कुंवर संग्रहालय में रखा हुआ है, कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यही क्वेश्चन अगर बूंदी शैली पे पूछा जाता कि राग दीपक चित्र संग्रहालय कहाँ है, यानी राग दीपक का जो चित्रण है बूंदी शैली में हुआ है वो कहाँ पे है, तब बीएचयू वाला प्रांगण होगा, बीएचयू वाला, और वहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर, भारत कला भवन वाराणसी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बूंदी शैली के बारे में देख लें। तो बूंदी शैली की अगर बात करते हैं तो बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया था, राजा राव देव के द्वारा किया जाता है। राव देव के बाबा का नाम क्या रहा है, बूंदा रहा है, और इन्हीं के नाम पे मूल रूप से बूंदी शैली भी पड़ता है। बूंदी शैली के राजा रतन सिंह को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी, तो राजा रतन सिंह को जहांगीर के द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि दी गई थी, याद रखना। कभी कभी शासक का नाम पूछता है किसने, अकबर ने कि जहांगीर ने, तो जहांगीर राइट आंसर लगाना। राजा रतन सिंह को सर बुलंद राय की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि बूंदी शैली की चित्रकला का विकास किसके समय हुआ था। तो बूंदी शैली की जो चित्रकला है वो सुरजन सिंह के समय में आगे बढ़ती है, सुरजन सिंह के समय में आगे बढ़ती है। सुरजन सिंह खास व्यक्ति होते हैं। बूंदी महल का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया जाता है, तो राजा छत्रसाल आते हैं और बूंदी महल का निर्माण करवाते हैं। बूंदा किसका नाम था, तो राजा राव देव सिंह के बाबा का नाम बूंदा सिंह था, याद रखना। क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि इस बार मॉडरेट पेपर बनेगा। अगला पॉइंट कहा जा रहा है बूंदी महल में भित्ति चित्रण किसने करवाया था। तो भित्ति चित्रण यानी दीवालों पे चित्रण उम्मेद सिंह के समय में ज़्यादा हुआ है, उम्मेद सिंह के समय में। अगला पॉइंट, बूंदी शैली में आरंभिक चित्र कौन सा रहा है। तो सबसे पहला चित्र, आरंभिक चित्र, स्टार्टिंग चित्र जो है रागनी भैरवी रहा है। ये क्वेश्चन छप चुका है, इस पर स्टार लगा लीजिए, छप चुका क्वेश्चन है। रागनी भैरवी मूल रूप से बूंदी शैली का आरंभिक काल का चित्र है, स्टार्टिंग का चित्र माना जाता है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है बूंदी शैली का चित्र रागनी भैरवी किस संग्रहालय में रखा हुआ है। जो आरंभिक चित्र था वो नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में रखा हुआ है। वर्तमान समय में भी रागनी भैरवी आपको नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में मिल जाएगा देखने को। आगे पॉइंट आता है, कहा जाता है सन 1750 ईस्वी में बना चित्र उम्मेद सिंह, ये जंगली सुअर का शिकार करते हुए किस शैली में बनाया गया। तो उम्मेद सिंह आप जानते हैं बहुत खास जो है राजा रहे हैं यहीं के बूंदी शैली के। उम्मेद सिंह मूल रूप से जो बूंदी महल बनवाते हैं वही हैं उम्मेद सिंह। तो उम्मेद सिंह मूल रूप से जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कब बनाया गया, तो ये बूंदी शैली के जब जो है राजा रहे हैं तो बूंदी शैली में ही बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन छप सकता है, स्टार इसके ऊपर भी लगा लीजिए। मैं स्टार उसी पॉइंट पे लगवाता हूँ जिनके छपने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे तो स्टार लगवाते लगवाते बहुत डाटा हो जाएंगे, लेकिन बस स्टार उतने पे 400-500 क्वेश्चंस पे लगवाना है कि फाइनली उसी से 125 छप जाए, 125 फंसाना है। मेन काम यही है। अगला थोड़ा सा मुगल शैली के बारे में देख लें। तो मुगल शैली में आप जानते हैं कि जहांगीर का काल स्वर्ण काल होता है, वो भी चित्रकला का। तो जहांगीर के बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। जहांगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो आप जानते हैं 1569 ईस्वी के आसपास जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर किसका पुत्र होता है, तो अनपढ़ राजा अकबर का पुत्र होता है, अकबर का, याद रखना। अकबर के काल के चितेरे जहांगीर के काल में भी दिखाई दे जाते हैं। अकबर के काल में आप जानते हैं ख्वाजा अबू समद सिराजी आते, मीर सैयद अली आते, फारूक बेग आते, दसवंत आते, भरावन आते, मिस्किन आते, मुकुंद आते, ये सब नाम आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी नाम नीचे भी आपको दिखाई दे जाएंगे जहांगीर के काल में भी, तो उससे आपको हताश या परेशान नहीं होना है। जहांगीर के बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है, सलीम होता है। इस पर भी स्टार लगा के रखिएगा, हो सकता है हमने लगा दिया हो पहले। सलीम कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, इसलिए हमने कहा है। जहांगीर के पिता का क्या नाम रहा है, अभी जस्ट हमने बताया अकबर रहा है। जहांगीर के माता का क्या नाम रहा है, जोधाबाई रहा है। आगे बात करते हैं तो नूरजहां, मानबाई और मानमती किसकी पत्नियां रही हैं। तो 3-3 शादी करता है जहांगीर, जबकि 35 शादी अकेले कौन करता है, अनपढ़ राजा अकबर करता है। नूरजहां, मानबाई और मानवती किसकी पत्नियां रही हैं, तो जहांगीर की पत्नियां रही हैं। जहांगीर ने दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा, तो जहांगीर जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं। और जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुनिसा को किसकी उपाधि दी थी। मेहरुनिसा इसकी वाइफ होती हैं। मेहरुनिसा को मूल रूप से इसने नूरजहां की उपाधि दे दी थी। जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई के भाई का क्या नाम रहा है, तो मान सिंह रहा। जैसे उसकी बहन का नाम मानबाई है तो भाई का नाम मान सिंह हो जाएगा। तो मानबाई किसकी पत्नी रही है, जहांगीर की पहली पत्नी रही है, पहली वाइफ रही। आगे बात करते हैं, अगला नाम आता है जहांगीर ने मानबाई को किसकी उपाधि दी थी। तो ये जो मान सिंह का बहन है मानबाई, मानबाई को ये शाह बेगम की उपाधि देता है और पहली पत्नी होती हैं किसकी, जहांगीर की, जहांगीर की, याद रखना।
क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो जहांगीर से यही पूछ सकता है स्वर्णकार कब होता है, तो स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर के काल का अच्छा चितेरा कौन होता है, तो कभी कभी अकारिजा, कभी फारूक बेर और कभी मुराद से क्वेश्चंस बना है। बिसनदास और मनोहर भी पूछेगा क्वेश्चंस, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकता है, इसे याद रखने की ज़रूरत है आपको। अगला, मानवती का पुत्र का क्या नाम रहा है, तो मानवती के पुत्र का नाम क्या आएगा, जहांगीर का पुत्र आएगा शाहजहां, तो शाहजहां उसका नाम हो जाएगा। खुसरो की हत्या किसने किया था, तो खुसरो की हत्या शाहजहां के द्वारा ही किया जाता है। जब शाहजहां खुसरो की हत्या करेगा तभी इसका लौंडा इसे कैद करेगा, याद रखना। आगे चल करके जैसा आप राह दिखाएंगे ऐसा काम होगा। तो आगे इसका लौंडा आता है औरंगजेब, ये गद्दी पे बैठे रहते हैं, इन्हें सीधे आगरे किले में कैद कर देता है। वहीं 6 साल ये निर्वासन की ज़िंदगी काटते हैं और फिर इनकी मृत्यु होती है शाहजहां की। जितना खतरनाक शाहजहां उससे 1.5 गुना खतरनाक औरंगजेब आता है, कट्टर अपने आप को मुसलमान बताता है वो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि नूरजहां की माँ अस्मत बेगम किसका आविष्कार करती हैं, तो जो नूरजहां है जिनको अभी इन्होंने जो है नूरजहां की उपाधि दी है, उनकी माँ है अस्मत बेगम। अस्मत बेगम इत्र निकालने का काम जानती थी, तो गुलाबों से इत्र निकालने का काम अस्मत बेगम का रहा है। वनडे एंट्रेंस में ये क्वेश्चन बहुत बार छपा, वनडे एंट्रेंस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये रहा है। अगला पॉइंट आता है जहांगीर का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में होता है, तो ये आप जानते हैं कि 1605 में बैठता है, तो 36 वर्ष उस टाइम इसकी आयु हो जाती है। 36 ईयर की एज में मूल रूप से गद्दी पे बैठता है। जहांगीर की मृत्यु पूछा जा रहा कैसे होती है, तो श्वास रोग के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु श्वास रोग के कारण हो जाती है, श्वास रोग के कारण, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु श्वास रोग के कारण होती है। जहांगीर के काल में बहुत अच्छे अच्छे चितेरे हैं, और कारिजा हो, अबुल हसन हो, बिसनदास हो, उस्ताद मंसूर हो। मंसूर का आप जानते हैं टर्की काक के लिए फेमस है, पशु पक्षी फूल विशेषज्ञ चित्रण होता है उसका। गोवर्धन होते हैं, माधव होते हैं, तुलसी होते हैं, मोहम्मद नादिर होते हैं, मोहम्मद मुराद होते हैं, फारूक बेग होते हैं, मिस्किन मनोहर, बहुत नाम है इसके कार्य में, क्योंकि इसी के काल में मूल रूप से चित्रकला चरमोत्कर्ष पे पहुँचती थी। चरमोत्कर्ष यानी फाइनली चित्रकला के लिए सबसे श्रेष्ठ चित्रण इसी के काल में दिखाई देते हैं। जहांगीर कालीन महिला चितेरों के नाम भी आपको याद रखना होगा। साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो मूल रूप से इसी के काल की महिला चितेरी थी। तो साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैम बानो किसके काल की, तो जहांगीर के काल की महिला चितेरी रही है, याद रखना। आगे हम लोग बात करेंगे तो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर के आदेश पे अबुल फजल ने हत्या किसने किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने मूल रूप से अबुल फजल को मौत के घाट उतारा था। अबुल फजल की हत्या किसने की, वीर सिंह बुंदेला ने की। किसने करवाई, जहांगीर के द्वारा उसकी हत्या करवाई जाती है। सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो ये भी जहांगीर के द्वारा ही इसकी हत्या करवाई जाती है, अर्जुन देव की भी। अगला पॉइंट आता है अजमेर, जो राजस्थान के शीश महल चश्मे नूर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो अजमेर में चश्मे नूर महल को मूल रूप से जहांगीर के द्वारा ही बनवाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जहांगीर ने चश्मे नूर महल को बनवाया था। तो ये तो हो गया बात थोड़ा सा मुग़ल शैली के बारे में। हालांकि मुग़ल शैली की अगर बात करें तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे डाटा भी हैं। जैसे बाबर का कब्र कहाँ पे होता है, तो बाबर का कब्र काबुल में होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, काबुल में होता है। हुमायूं का कहाँ होता है, हुमायूं का दिल्ली होता है, दिल्ली दीनपनाह नगर के बगल में, दिल्ली दीनपनाह नगर हुमायूं ने ही बसाया था। सिकंदरा आगरा में मूल रूप से अकबर का हो जाता है, अकबर का सिकंदरा आगरा में होता है। जहांगीर की अगर बात करते हैं शाहदरा लाहौर में हो जाता है, लाहौर। ऐसे आगे बढ़ोगे जहांगीर की बात होगी तो शाहदरा लाहौर होगा, और जबकि शाहजहां की अगर बात होगी तो ताजमहल आगरा, ताजमहल बनता है। उसके बाद आता है औरंगजेब का बाद, तो औरंगजेब का बाद दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में मूल से दफनाया जाता है। दौलताबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब को दफनाया जाता है, ये याद रखना है, काम आपका बन जाएगा। अब थोड़ा सा बात हम लोग गुफाओं पे भी कर लें। आज हमने लगभग सभी चैप्टरों को कवर करने का प्रयास किया है, हर एक जगह से। जैसे हमने कहा मैराथन, तो मैराथन टाइप का ही होगा, कोई भी टॉपिक छूटना भी नहीं चाहिए और कोई भी टॉपिक अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से रिवीजन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बदामी गुफा कहाँ स्थित है, बदामी गुफा कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। बदामी गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है, तो वात्यातपुरम इसका पुराना नाम रहा है। बदामी का आधुनिक नाम क्या रहा है, तो वादामी रहा है इसका आधुनिक नाम। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है बदामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं, तो 3 हैं, जबकि बदामी गुफा में जैन धर्म से संबंधित तो 1 है। कुल मिला के 4 गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। हमने उस दिन एक क्लास करवाई, उसमें लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, जबकि हमने बताया कि 1-3 का रेशियो है, 1 जैन होते हैं, 3 ब्राह्मण होते हैं, कुल मिलाकर के 4 गुफाएं पाई जाती हैं। लेकिन उस दिन लोग इतना कंफ्यूज कर दिए कि हमें भी बुक उठाना पड़ा, हमें भी संशय, क्योंकि लगभग 70% लोगों ने गलत आंसर्स दे दिया, 30% लोगों ने आंसर्स दिया। तो इसमें डाउट तो हो ही जाएगा, और लाइव चल रही थी क्लास, तो लाइव में और दिक्कत होती है।
अगला पॉइंट आता है चालुक्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी। चालुक्य राजाओं की जो राजधानी रही है वो बादामी ही रही है। बादामी वही जो कर्नाटका वाला बेल्ट होता है। बादामी गुफा का निर्माण कौन सा शासक करवाता है, तो मंगलेश के द्वारा ज़्यादा काम किया गया है। मंगलेश के द्वारा मूल रूप से बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया गया है। आगे कहा जाता है बादामी गुफा की खोज किसने किया था। बादामी गुफा को किसने खोजा, तो स्टेला कैम्ब्रिज इसके लिए जिम्मेदार है। स्टेला कैम्ब्रिज राइट आंसर बनता है बादामी के लिए। आगे बादामी के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है। ये क्वेश्चन से एक बार पूछा जा चुका है। याद रखना जो बादामी का गुफा है, बादामी की गुफाओं को मूल रूप से शिव विवाह से जोड़ करके देखा है स्टेला कैम्ब्रिज ने। तो शिव विवाह से संबंधित डाटा स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा बताया जाता है कि बादामी में पाया जाता है। बादामी की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी गुफाओं के चित्र मिलते हैं यहाँ पे, तो 1 से 2 चित्र मूल रूप से किन किन गुफाओं के चित्र मिलते हैं, तो बादामी में 1 से 2 तक के डाटा मिल जाते हैं। बादामी में बहुत सारे डाटा आते हैं। बादामी में आप देखेंगे तो शैव धर्म से संबंधित डाटा मिल जाता है। 18 हाथ बना नटराज की प्रतिमा भी मिल जाती है, ये भी बादामी में ही है। बादामी में भूतपाल और जम्बुलेश्वर वैष्णो मंदिर भी मिल जाते हैं, ये सब गुफाओं में ही स्थित है। ठीक है। अच्छा, बादामी की प्रतिलिपियाँ कौन तैयार करता है। प्रतिलिपि तो प्रतिलिपि JM अहिवासी तैयार करते हैं, याद रखना JM अहिवासी याद रखना। नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। बादामी है, सित्तनवासल तमिलनाडु वाला होता है जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बाग होता है, बाग भी आप जानते हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश, धार जिला, बाघनी नदी के किनारे बागेश्वरी देवी के मंदिर के पास स्थित है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना होगा। बाग में 9 गुफाएँ होती हैं, 9 की 9 बिहार गुफाएँ। ठीक है। तो मैराथन होता है तो मैराथन की तरह ही होना चाहिए। आगे एलोरा गुफा की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा डाटा एलोरा के बारे में देख लें। एलोरा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या रहा है, एल्ला अंचल रहा है मूल रूप से। और 30 नहीं 34 गुफाएं एलोरा में पाई जाती हैं, याद रखना। एलोरा में 34 और अजंता में 30। एलोरा गुफा का निर्माण कितने वर्षों में बनता है, तो 300 वर्षों में बनकर के तैयार हो जाता है। किस गुफा में, बेरुल नाम से भी जाना जाता है। बेरुल नाम इतना बार पूछा गया है, एलोरा को ही बेरुल के नाम से पुकारा जाता है। एलोरा को ही बेरुल नाम से पुकारा जाता है। हमें उम्मीद है कि ये सब डाटा आपका खूब अच्छे से तैयार हो गया होगा, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाया है। चलिए, नहीं तैयार है तब भी आप मेंटेन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलोरा गुफा का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, तो 9वीं से 12वीं शताब्दी, वही 300 वर्ष कहा जाता है कि 300 वर्षों में बनकर के तैयार हो जाता है। एलोरा और अजंता की वास्तविक दूरी क्या है, तो कहीं 82 मील दिखाई देता है, कहीं 104 किलोमीटर दिखाई देता है। कुछ भी डाटा पूछा जा सकता है। फिलहाल एक बार 104 किलोमीटर माना गया है आंसर से, 102 से 104 किलोमीटर। ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो एलोरा की गुफा किस दिशा में स्थित है। एलोरा की जो गुफा है कौन सी दिशा में, तो उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। आप जानते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और कौन होगा ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण के मध्य में पाई जाती है ये गुफा। अब उत्तर दक्षिण कैसे पाई जाएगी यार, तो आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है। और औरंगाबाद महाराष्ट्र आप जानते हैं, जब भारत का नक्शा इस टाइप से बनेगा तो भारत के नक्शे में जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा आएगा किधर आएगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है। तो ये होता है गुजरात वाला बेल्ट और ये होता है महाराष्ट्र वाला बेल्ट। तो ये होगा महाराष्ट्र वाला बेल्ट और इसमें इस कॉर्नर पे एकदम आता है। ठीक है। तो इस कॉर्नर पे आएगा। एक बार क्वेश्चन से छपा है एलोरा की गुफा किस दिशा में है, तो उत्तर दक्षिण वहाँ पे लगा देना बस। आगे एलोरा का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर का है, तो 2 किलोमीटर के एरिया में बताया जा रहा है कि एलोरा पूरी फैली हुई है। एलोरा में 3 धर्मों से संबंधित डाटा मिलते हैं, याद रखना है। बौद्ध धर्म में मिल जाता है, ब्राह्मण और शैव धर्म भी मिल जाता है, और जैन धर्म में मिल जाता है। ब्राह्मण को ही शैव के नाम से जाना जाता है, याद रखना। 1 से 12 तक की जो गुफाएं होती हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म से मिलेंगी। उसके बाद 13 से 29 तक की जो गुफाएं मिलेंगी इनका संबंध मूल रूप से ब्राह्मण यानी शैव धर्म से रहा है। और उसके बाद जो मिलता है 30 से 24 तक की नहीं, 34 तक की, इसे 34 करिए, इसे 34 करिए, 30 से 34 तक की गुफाएं जो हैं उनका संबंध जैन धर्म से रहा है, क्योंकि 34 गुफाएं यहाँ पे पाई जाती हैं, 24 नहीं। एलोरा गुफा कितने धर्मों से संबंधित, अभी जस्ट हमने बताया कि 3 धर्मों से संबंध इसका रहा है। आगे राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के अनुयायी रहे हैं, तो कौन से धर्म को राष्ट्रकूट देखते थे, शैव धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को देखने का काम राष्ट्रकूट शासकों का रहा है। एलोरा गुफा किस कला के लिए प्रसिद्ध होती है, तो एलोरा में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि का कारण रहा है वो मूर्तिकला रहा है। मूर्तिकला के अच्छे चित्रकार कौन रहे हैं, मूर्तिकार कौन रहे हैं, तो आप जानते हैं DP रायचौधरी। इतनी बार क्वेश्चंस बने हैं देवी प्रसाद रायचौधरी जी। आगे हम लोग बात करें तो कहा जाता है एलोरा गुफा कितनी संख्याओं में है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। आप जानते हैं एलोरा गुफा का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो मूल रूप से एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया जाता है। राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया जाता है। अगला पॉइंट आता है एलोरा के प्रसिद्धि का कारण क्या रहा है।
तो एलोरा के प्रसिद्धि का कारण मूल रूप से कैलाश मंदिर रहा है। कैलाश मंदिर रहा है। कैलाश मंदिर का निर्माण कौन शासक करवाता है? तो आप जानते हैं कैलाश मंदिर जो गुफा संख्या 16 में स्थित है, ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया जाता है। अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन रहा है? तो आप जानते हैं राष्ट्रकूट वंश को स्थापित करने का काम दंति दुर्ग का रहा है। दंति दुर्ग का रहा है। राष्ट्रकूट शासक दंति दुर्ग की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़, जिसे कर्नाटका में माना जाता है, वहीं पर रही है। मान्यखेड़ इसकी राजधानी रही है। अगला पॉइंट, अजंता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपने एलोरा पढ़ा तो अजंता भी पढ़ना जरूरी है। अजंता जहाँ 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। आप जानते हैं अर्धचंद्राकार में ज़्यादातर डाटा वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे गुफा संख्या 9 आप देखेंगे अर्धचंद्राकार में है। अजंता की अगर बात करते हैं तो इसका प्राचीनतम प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो सबसे पुराना प्रमाण जो मिलता है वो महामयूरी ग्रंथ से मिल जाता है। अजंता गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है? तो अजिष्ठा इसका पहले नाम हुआ करता था, अजिष्ठा। अजंता गुफा में कितनी संख्याएं हैं, कितनी गुफाओं की संख्या है? तो 30 गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद बेल्ट में पाई जाती है। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है, बाघोर नदी के किनारे स्थित है। कई बार बाघोर नदी पूछा गया, कई बार सतपुड़ा पूछा गया। स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, हमें उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को। स्टार अब लगाने की ज़रूरत नहीं। आगे, अजंता गुफा का आकार कैसा दिखाई देता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था अर्धचंद्राकार रूप में ये दिखाई देती है। अर्धचंद्राकार रूप में अजंता गुफा दिखाई देती है, जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, जिसका पुराना नाम अजिष्ठा हुआ करता था। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की कितनी शैलियाँ बताई? तो 3 शैली। कौन कौन सी? देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। किस गुफा में ये शैलियाँ हैं? तो ये सब अजंता गुफा में ही पाई जाती हैं। अजंता गुफा में ही ऐसी शैलियों का काम रहा है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि मूल रूप से कि देव शैली के संस्थापक कौन रहे? तो अगर देव शैली की आप बात करेंगे तो बिंबसार रहे हैं, जिसका केंद्र मगध रहा है। देव शैली को किसने? बिंबसार ने मूल रूप से स्थापित किया था। बिंबसार के संरक्षण में देव शैली आगे बढ़ती है। बात हम लोग अजंता की कर रहे थे ना, तो अजंता में हम लोग देव शैली देख लिए। यक्ष शैली की अगर बात करते हैं तो यक्ष शैली को मूल रूप से यक्ष शैली, इसे कौन करेगा? तो जब आगे बिंबसार आएंगे तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अशोक। अशोक अशोक। और नाग शैली, नाग शैली जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। तो नाग शैली को मूल रूप से नागार्जुन के द्वारा जो है नागार्जुन के द्वारा मूल रूप से इसे स्थापित किया जाता है, संस्थापित किया जाता है। तो नागार्जुन, धीमपाल, वित्तपाल मूल रूप से कौन सी शैली के संस्थापक रहे हैं? नाग शैली के। नाग शैली को नागार्जुन, धीमपाल और वित्तपाल भी मूल रूप से स्थापित करने का काम किया है। अजंता बहुत लंबा डाटा है। अजंता अगर बात करें कि शासक के समय तो चालुक्य वंश आता है, फिर वाकाटक भी ज़्यादा निर्माण करवा देते हैं। अजंता में बहुत सारे डाटा हैं, 30 गुफाएं पाई जाती हैं, तो बहुत लंबा डाटा भी बनता है। तो अजंता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया। हमें उम्मीद है कि वहाँ तक का डाटा आपने देख लिया होगा। यहाँ से अगर अजंता से नॉर्मली क्वेश्चंस बनेगा तो यहाँ से काम बन जाएगा आपका। इतने में अगर डीप नहीं पूछेगा तो काम हो जाएगा। आगे थोड़ा सा सांची स्तूप के बारे में देख लेते हैं। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जिला बहुत बार पूछा गया, विदिशा में है, याद रखना। कई बार मध्य प्रदेश पूछा जाता है, कई बार विदिशा, रायसेन जिला मध्य प्रदेश आंसर्स बनता है। विदिशा बहुत बार ऑप्शंस में रहा है, याद रखना है। सांची स्तूप की खोज किसने किया? तो मूल रूप से जनरल रायलट ने 1818 ईस्वी में खोजा है। जनरल रायलट ने 1818 ईस्वी में खोजा। अच्छा, 1818 ईस्वी में एक गुफा और खोजी जाती है, उसका नाम क्या होता है? 1818 ईस्वी में एक गुफा और खोजी जाती है, जिसका नाम क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि 1818 ईस्वी में एक गुफा खोजी जाती है, जिसका नाम क्या रहता है? मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। 1818 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसे, इतना टाइम नहीं लगता है आंसर आने में। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। 1818 और 1819 ये दो डाटा बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो 1818 में डेजरफील्ड ने बाघ गुफा को खोजा था। बिल्कुल सही आंसर्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि प्राचीन काल में काकनाड़ वोड बिहार के नाम से किसे जाना जाता था?
तो काकनाड़ मूल रूप से काकनाड़ बिहार को किस नाम से जाना जाता था? सांची को। वर्तमान की सांची, पहले का काकनाड़ बिहार, एक ही नाम हुआ करता था। काकनाड़ बिहार पहले कहा जाता था, वर्तमान में सांची कहा जाता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चंस बढ़िया है। 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा करवा दिया जाता है सांची स्तूप का निर्माण। आगे बात करते हैं तो सांची का स्तूप संख्या 2 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 2 नंबर की जो संख्या है वो अलंकरण के लिए जाना जाता है, जो सांची में यानी विदिशा में स्थित है। सांची के स्तूपों की संख्या क्या रही है? तो 3 स्तूप यहाँ पे बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, कहा जाता है सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां किस स्तूप में रखी हुई हैं? तो सारिपुत्र और महामोगलायन मूल रूप से सांची स्तूप में ही रखे हुए हैं इनकी अस्थियां, यानी इनके क्या हड्डी उड्डी। आगे सांची स्तूप किस काल का बना हुआ है? तो सांची स्तूप मूल रूप से शुंग काल का बना हुआ माना जाता है। शुंग काल का यह डाटा माना जाता है। आपने सांची को पढ़ा तो थोड़ा सा डाटा भरहूत स्तूप के बारे में भी देख लीजिए। भरहूत स्तूप की अगर बात करते हैं, कहाँ पे है? सतना मध्य प्रदेश में है। सतना जिला मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना। तो भरहूत स्तूप सतना में ही है। भरहूत स्तूप की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा 1873 ईस्वी के आसपास भरहूत स्तूप को खोजा जाता है। भरहूत स्तूप 1873 ईस्वी के आसपास खोजा जाता है। अलेक्जेंडर कर्निंघम इसके खोजकर्ता होते। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि भरहूत स्तूप का अवशेष किस संग्रहालय में? किस संग्रहालय में? तो इलाहाबाद संग्रहालय और कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इलाहाबाद और कोलकाता संग्रहालय में भरहूत स्तूप के साक्ष्य पाए जाते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहूत स्तूप का निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा करवाया जाता है, यानी सम्राट अशोक ने करवाया भरहूत स्तूप। आगे कहा जाता है किस स्तूप को ईंटों द्वारा बनाया गया है? तो ईंटों के द्वारा जो स्तूप बनाया गया उसका नाम होता है भरहूत स्तूप। और भरहूत स्तूप का वेदिका और तोरण द्वारा का निर्माण किस काल में हुआ? तो वेदिका बनाई गई और तोरण द्वार बनाए गए, ये सिंह काल में बनाया गया। शुंग काल में ऐसा काम हुआ है भरहूत स्तूप में। अगला पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है महामाया का स्वप्न दृश्य जो है किस स्तूप में बनाया गया? तो महामाया का स्वप्न दृश्य भरहूत स्तूप में ही चित्रित किया गया। भरहूत स्तूप में ही चित्रित किया गया है। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दिमाग में बैठाए रखना कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए। आपको जो डायरेक्शन मिला है उस डायरेक्शन से डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है कि हमें 148 फतेह ही करना है, तब फिर आपको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं डिगा सकता, चाहे मैं खुद ना क्यों प्रयास करूँ, लेकिन आपको मैं नहीं हटा पाऊँगा। आप 120/125 करके ही आएंगे, फाइनली अपने माँ बाप का सपना साकार करके आएंगे। तो याद रखना विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आइए देखते हैं आगे पॉइंट आता है प्रसेनजीत और अजातशत्रु बुद्ध धर्म को जाते हुए अलंकृत किस स्तूप में है? तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु बौद्ध दर्शन को लिए जाते हैं। ऐसा दृश्य मूल रूप से कहाँ दर्शाया गया? भरहूत स्तूप में ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु जा रहे हैं बौद्ध दर्शन के लिए। ऐसा दृश्य भी यहाँ पे बनाया गया है। क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो क्वेश्चंस कभी कभी डीपली पूछ लेता है, कभी कभी बहुत हल्के लेवल का पूछता है। जैसे भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में? तो भगवान बुद्ध जो भिक्षा मांगते थे, ऐसा पात्र अब कहाँ पे रखा हुआ है? तो वो भी भरहूत स्तूप में वर्तमान समय में रखा हुआ है। आगे थोड़ा सा जोगीमारा गुफा के बारे में देख लेते हैं। जोगीमारा गुफा कहाँ पे स्थित है? तो आप जानेंगे जोगीमारा गुफा सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जोगीमारा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन छपेंगे, ये सब याद रखना। अमरनाथ के रामगढ़ की पहाड़ी पर कौन सी गुफा स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पे जोगीमारा गुफा पाई जाती है। जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पे पाई जाती है। अगला पॉइंट, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो सरगुजा जनपद में पाया जाता है। जोगीमारा गुफा किस काल में बनाई गई थी? तो मौर्य काल में बनी है, 300 ईसा पूर्व की आसपास पाई जाती है। यहीं पे सीता बेगड़ा जो एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला है वो भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं तो आ ही गया क्वेश्चन से कि सीता बेगड़ा किस नाम से जानी जाती है? तो नाट्यशाला के नाम से जानी जाती है। 10 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा मूल रूप से किस गुफा का माप रहा है? तो जोगीमारा गुफा का माप 10-6-6 रहा है। आगे पॉइंट कहता है कि भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा में मानी जाती है? भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण का काम सबसे पहले किस गुफा में हुआ है? तो जोगीमारा गुफा में ही देखने को मिलता है। किस गुफा के संपूर्ण चित्र छतों पे बनाए गए हैं? तो जोगीमारा के संपूर्ण चित्र, पूरा चित्र जो है जोगीमारा के संपूर्ण चित्र छतों पे बनाए गए हैं। याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण का कार्य मूल रूप से छतों पर ही हुआ है।
तो ये थोड़ा सा डाटा तो जोगीमारा के बारे में आ गया। अगर जोगीमारा से सरसरी खींचका टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा। आगे थोड़ा सा आर्य के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस बनता है कि आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा था, आर्यों का प्रमुख धर्म कौन सा रहा है, तो ये वैदिक धर्म के अनुयायी होते हैं। आर्य लोग किसकी पूजा किया करते थे, तो प्रकृति को ज़्यादा मानते थे, ये लोग प्रकृति को ज़्यादा पूजते थे। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है वैदिक युग का प्रारंभ किसके साथ हुआ था, तो वैदिक युग का जो प्रारंभ होता है ये धातु युग के साथ होता है। धातु युग के साथ वैदिक युग का प्रारंभ माना जाता है। वैदिक काल के देवताओं को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, तो यहाँ पे 3 श्रेणी में वैदिक युग के देवताओं को बांटा जाता है। वैदिक काल में देवताओं को प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है, तो आप जानते हैं पृथ्वी, सोम और अग्नि जो देवता हैं इनको पहली श्रेणी में रखा जाता है वैदिक काल में। वैदिक काल में पहली श्रेणी में कौन से देवता आते हैं, पृथ्वी आते हैं, सोम आते हैं और अग्नि आते हैं। ऐसे देवताओं को पहली श्रेणी में रखा गया है वैदिक काल में। आगे वैदिक युग में द्वितीय श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो आप द्वितीय श्रेणी में जब देखेंगे कि द्वितीय सेकंड फेज में किसे रखा गया है, तो इंद्र और वायु, इंद्र और वायु को जो है द्वितीय श्रेणी का देवता माना जाता है वैदिक काल में। अगला नाम आता है तीसरी श्रेणी में कौन कौन से देवता, तो आप देखेंगे कि सूर्य भगवान, विष्णु और वरुण जो है ये तृतीय श्रेणी के देवता होते हैं वैदिक काल के। तो वैदिक काल में 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 श्रेणियों के अलग अलग देवता होते हैं, तीनों को आपने देखा है। वैदिक सभ्यता वही जो 1500 BC से 600 BC तक आए, 600 BC तक आता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आगे अच्छा वैदिक युग की तीसरी श्रेणी में अश्विनी भी रहे हैं, अश्विनी, सूर्य, वरुण और विष्णु। तो विष्णु, वरुण, सूर्य और अश्विनी कहाँ के देवता रहे हैं, तो वैदिक युग के देवता रहे हैं, तीसरी श्रेणी में आते रहे, तीसरी श्रेणी में आते रहे। आगे अगर बात करते हैं आर्य धर्म का आधार क्या माना जाता है, तो आर्य धर्म का आधार माना जाता है वेद, और वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे वेदों के आधार पे ही जो है आर्य का आधार माना जाता है, आर्यों का विकास माना जाता है। आगे वैदिक सभ्यता में वेदों की संख्या कितनी रही है, तो 4 रही है। अभी जस्ट हमने बताया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मूल रूप से वैदिक युग के, वैदिक सभ्यता के वेद रहे हैं। तो ये चारों वेदों के आधार पे ही मूल रूप से आर्यों का धर्म बताया जाता है, आर्यों का काम बनता है। ऋग्वेद में किस देवता की प्रतिमा बनाने का साक्ष्य मिलता है, तो ऋग्वेद में मूल रूप से इंद्र भगवान बने हुए हैं, इंद्र। और इंद्र मूल रूप से किस में आते हैं, तो सेकंड फेज में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में आते हैं। द्वितीय में आए थे ना इंद्र और वायु, हाँ द्वितीय श्रेणी के देवता होते हैं। तो थोड़ा सा डाटा वैदिक काल का हो गया। क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, हो सकता है वैदिक धर्म ही पूछ ले कि आर्यों का प्रमुख भाषा क्या रहा है या फिर प्रमुख धर्म क्या रहा है, तो आप जाएंगे वैदिक धर्म के साथ। आर्य किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की। और मूल रूप से इनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, इनकी वेदों की संख्या क्या रही है, वैदिक सभ्यता में वेद क्या रहे हैं, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से कौम बन जाता है। आगे भारत में जल रंग के बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे बंगाल शैली, तो भारत में जल रंग की खोज किसने की है, अवनी बाबू ने की है। यही बंगाल शैली या ठाकुर शैली को एस्टेब्लिश करने का काम भी करते हैं। भारत में वास पद्धति का जन्मदाता, चाहे आप बंगाल शैली कहें चाहे आप वास चित्रण कहें, मूल रूप से अवनी बाबू ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अवनी बाबू के बहुत सारे चेले होते हैं, चाहे वो नंदलाल बोस हो, चाहे वो असित कुमार हल्दर हो, चाहे वो चंद्रनाथ गुप्ता हो या फिर श्रीनाथ मजुमदार हो, बहुत सारे नाम आएंगे। उसी में ये सब मूल रूप से इनके चितेरे ही रहते हैं, इनके जो है शिष्य ही रहते हैं। आगे वास चित्रण का प्रारंभ किस स्कूल से होता है, तो वास चित्रण का जो प्रारंभ होगा मूल रूप से स्कूल का नाम होगा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। वास चित्रण से भारत माता नामक चित्र की रचना किसने किया, भारत माता का शीर्षक से रचना अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा यानी अवनी बाबू के द्वारा ही किया जाता है। एक बार अवनी बाबू क्वेश्चन बन चुका है। अगला पॉइंट आता है 1905 में बंगाल विभाजन के समय अवनीनाथ ठाकुर ने कौन से चित्रों की रचना की। जब भारत में बंगाल विभाजन हो रहा था तो अवनी बाबू मूल रूप से भारत माता का चित्र बना रहे थे, भारत माता के चित्रों को दर्शाने का प्रयास कर रहे थे। आगे अवनीन्द्रनाथ ने वास पद्धति की शिक्षा किससे प्राप्त की, तो वास पद्धति की जो शिक्षा है वो ताइकवाना और हंदीसा से मूल रूप से ये ग्रहण करते हैं। तो ताइकवाना और हंदीसा से वास पद्धति के शिक्षाओं को लेने का काम अवनी बाबू ने किया है। अगला पॉइंट आता है ताइकवाना और हंदीसा किसके शिष्य रहे हैं, तो ये जो है जापानी गुरु ओंकाकुरा के शिष्य रहे हैं। ताइकवाना, हंदीसा और मूल रूप से ताइकवाना और हंदीसा किसके शिष्य, तो ओंकाकुरा के शिष्य रहे हैं, जापानी गुरु होते हैं, याद रखना। अगला पॉइंट आता है कि वास पद्धति प्रमुख रूप से कहाँ की पद्धति रही। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। वास पद्धति कहाँ की प्रमुख रूप से पद्धति रही है, तो चीनी जापानी शैली की तकनीक रही है। चीनी जापानी तकनीकी मूल रूप से वास पद्धति मानी जाती है, जिसके जनक भारत में कौन है, अवनी बाबू है यानी अवनीनाथ ठाकुर है। अगला पॉइंट आता है
जल रंग में किस रंग को मिला देने से उसकी पारदर्शिता शून्य हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। तो जल रंग में अगर आप सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उसकी पारदर्शिता यानी दिखाई देने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। सफ़ेद रंग मिलाने से उसकी पारदर्शिता एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ये था थोड़ा सा डाटा बंगाल शैली के बारे में। अगला पॉइंट आता है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के कितने प्रमुख अंग होते हैं? आप जानते हैं 6 होते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम चित्र षडांकम। तो यही 6 अंग पाए जाते हैं। भारतीय चित्रकला के षडांग के रचयिता कौन है? तो षडांग को मूल रूप से पंडित यशोधर जी ने, इस पे स्टार लगाइएगा, यशोधर के द्वारा रचा जाता है। पंडित यशोधर किसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं? तो जयसिंह प्रथम के दरबारी जो है कवियों में दरबारी क्या पंडित टाइप के रहे हैं, ठीक है। तो इनके दरबारी कवि के रूप में जयसिंह प्रथम के यहाँ पंडित यशोधर जी रहते थे। अच्छा, जयमंगला पुस्तक की रचना किसने की? तो जयमंगला को मूल से पंडित यशोधर के द्वारा ही दिया जाता है। जयमंगला वही है कामसूत्र, जो वात्स्यायन का कामसूत्र है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन जी हैं, और वात्स्यायन का ही जो है कामसूत्र है, और कामसूत्र का एक टीका निकाला जयमंगला नाम से पंडित यशोधर जी ने। तो वही क्वेश्चंस बार बार घुमाता है। वात्स्यायन किस शहर के मूल निवासी थे? तो ये प्रयाग यानी इलाहाबाद के वात्स्यायन रहने वाले थे। कामसूत्र संस्कृत भाषा में किस काल में लिखी गई पुस्तक है? तो कामसूत्र संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक जो 1921 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो 1921 में 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक जो पुस्तक है ये अवनी बाबू यानी अवनीनाथ ठाकुर के द्वारा ही दिया जाता है। अवनीनाथ ठाकुर के द्वारा ही इसे प्रकाशित किया जाता है। कब? 1921 में 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स। आगे, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में से प्रथम अंग कौन है? तो आप जानते हैं रूप भेदा पहला है, रूप भेदा प्रमाणानि यानी प्रमाण दूसरा है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव तीसरा होगा, भाव रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना चौथा होगा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य पांचवा होगा, और सदृश्य के बाद वर्णिका भंग छठवां होगा। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंग में चित्र षडांकम। यही 6 अंग होते हैं भारतीय चित्रकला के। भारतीय चित्रकला के चित्रकला को आलेख्य भी कहा जाता है। आगे थोड़ा सा बात हम लोग राजा रवि वर्मा के बारे में क्यों ना कर लें, जो केरला वाले हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो ये पौराणिक कथाएं ज़्यादा किए हैं, पौराणिक कथाओं पे चित्रण का कार्य ज़्यादा हुआ है। इनका जन्म बहुत बार पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ होता है? तो आप जानते होंगे 29 अप्रैल 1848 को केरला किलिमन्नूर में इनका जन्म होता है। केरला किलिमन्नूर में। आगे, राजा रवि वर्मा के मामा तंजौर पद्धति के चित्रकार हैं, तो उन्हें राज वर्मा कहा जाता है। कई जगह ये मामा लिखा मिलता है, कई जगह ये चाचा लगा मिलता है। तो चाचा मामा एक ही हैं, अंकल कहा जाता है। अब उसमें कुछ भी आप मान लीजिए। राज वर्मा से मूल रूप से चित्रकारी की पद्धति थोड़ा सा सीखते हैं। राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम क्या रहा है? तो पुरोरोक्ता त्रिनाले। पुरोरोक्ता त्रिनाले किसकी पत्नी रही हैं? राजा रवि वर्मा की पत्नी रही हैं। आगे पॉइंट आता है, राजा रवि वर्मा की बहन सभी ही चित्रकार का क्या नाम रहा है? सभी ही होता है व्यक्ति चित्रण। व्यक्ति चित्रण को बनाने का काम मूल रूप से मंगला का रहा है। मंगला किसकी बहन रही है? तो राजा रवि वर्मा की बहन रही हैं, जो सभी ही बनाने के लिए निपुण चित्रकार में समाहित रहे। रवि वर्मा सर्वप्रथम तैल रंग चित्रण किससे सीखते हैं? ये क्वेश्चंस बहुत अटपटा है। फिलहाल आप अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि थियोडोर जॉनसन कभी इन्हें सिखाया ही नहीं, लेकिन अब आयोग इसे सही मानता है तो माना जाएगा। राजा रवि वर्मा सर्वप्रथम तैलीय रंग चित्रण किससे सीखते हैं? तो थियोडोर जॉनसन से ही सीखते हैं। हमें भी राइट आंसर मानना पड़ेगा। आगे, रवि वर्मा भारत में सर्वप्रथम किस माध्यम में चित्रों को बनाते हैं? तो सबसे पहले किस माध्यम में? तो टेम्परा रंगों में मूल रूप से चित्रण का काम करते हैं। कौन? राजा रवि वर्मा जी टेम्परा रंगों में चित्रण का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट आता है, कौन कलाकार यूरोपीय शैली के आधार को मान करके भारतीय विषयों पर चित्र बनाता है? तो कौन सा कलाकार है जो मूल रूप से यूरोपीय शैली को आधार बना करके भारतीय विषयों को चित्रित करता है? तो ऐसा काम राजा रवि वर्मा ही कर पाएंगे। ऐसा काम कौन कर पाएगा? राजा रवि वर्मा ही कर पाएंगे, जिनके चित्रों में बहुत सारे आते हैं, चाहे वो पक्षी हुट हो, पंखा हो, झरती महिला हो, या फिर सेवानिवृत्त सिपाही हो, या फिर भिक्षुड़ी हो। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं राजा रवि वर्मा की। आइए कुछ खास चित्र भी इनके देख लेते हैं। जैसे उषा और अनिरुद्ध हो गया, किसकी रचना? राजा रवि वर्मा की। कंजूस बुद्ध हो गया, कृष्ण और बलराम हो गया, दूत के रूप में कृष्ण हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, हंस और महिला हो गई, किसके चित्रण है? राजा रवि वर्मा के। भीष्म प्रतिज्ञा हो गया, भिक्षुणी हो गया, हंस और महिला हो गया, रावण और जटायु हो गया, विश्वामित्र और मेनका हो गया, माँ और बच्चा हो गया। सब की सब प्रबुद्ध रचनाएं हैं ये। किसकी? राजा रवि वर्मा की। दादा भाई नरोजी हो गया, सरस्वती हो गया, सीताहरण हो गया, सेवानिवृत्त सिपाही हो गया, सागर हो गया, जलाशय हो गया, दादा भाई नरोजी हो गया, गंगा शांतनु हो गया, वामन अवतार हो गया। ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। किसकी?
राजा रवि वर्मा की। सागर है, चांदनी रात है, वामन अवतार है, गंगा अवतरण है, उदयपुर का किला है, राम दौरा समुद्र का मानभंग है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। सब रचनाएं किसकी हैं? तो सब की सब रचनाएं राजा रवि वर्मा की रही हैं। वही राजा रवि वर्मा जिनका जन्म केरला किलिमन्नुर में होता है। थोड़ा सा नाम ईवी हैवले के बारे में भी देख लेते हैं। ईवी हैवले बहुत खास संबंध रखते हैं किसके साथ? तो आप जानते हैं किसके साथ? अवनी बाबू के साथ इनका बढ़िया संबंध रहता है। ईवी हैवले की पहली ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी आती है? तो पवित्र नगर बनारस इनकी पहली पुस्तक होती है। पवित्र नगर बनारस कब लिखा था इन्होंने? तो 1905 ईस्वी के आसपास पवित्र नगर बनारस को ईवी हैवले ने लिखने का प्रयास किया था। ईवी हैवले की दूसरी ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सी आती है? तो भारत में आर्यों का शासन। भारत में आर्यों का शासन मूल रूप से ईवी हैवले की दूसरी ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में जानी जाती है, ख्याति प्राप्त है। स्मरणीय बिंदु में ईवी हैवले की पुस्तकें ही आएंगी, जैसे पहला पॉइंट इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग बहुत बार पूछा गया है। फिर आइडल्स ऑफ इंडियन आर्ट्स आता है, ये भी ईवी हैवले की अच्छी रचना है, पुस्तक है। तब बंगाल पट भी अच्छी रचनाओं में शुमार है ईवी हैवले की पुस्तक के लिए। अगला आता है इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? तो इंडियन आर्किटेक्चर भी ईवी हैवले की अच्छी पुस्तकों में शुमार है। अजंता फ्रेस्को किसकी रचना है? अजंता फ्रेस्को जो पुस्तक है ये भी ईवी हैवले के द्वारा ही लिखा जाता है। तो ये सब नाम आपको याद रखना होगा। बहुत सारी पुस्तकें ईवी हैवले लिख करके जाते हैं। याद रखना, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, खास काम करके जाते हैं, भारतीय चित्रकला पे कुछ खास शोध करते हैं, तो उससे इनसे क्वेश्चंस भी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ खास कलाकारों को भी देख लेते हैं। जैसे पहला नाम आता है विनोद बिहारी मुखर्जी का। द इनर आई जिस पे फिल्म बनी थी वही है विनोद बिहारी मुखर्जी जी। 1904 में बंगाल में इनका जन्म होता है। विनोद बिहारी मुखर्जी पे किसका प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ा है? तो अवनी बाबू का यानी अवनींद्र नाथ ठाकुर का, नंदलाल बसु का और गगनेंद्र नाथ ठाकुर का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है किस पे? विनोद बिहारी मुखर्जी पे। विनोद बिहारी मुखर्जी की कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी कला की शिक्षा शांति निकेतन कोलकाता से लेते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी सन 1936 ईस्वी में वास्तु निरपेक्षण रेखांकन किससे सीखते हैं? तो जापानी कलाकार आते हैं सोसात्सु। तो सोसात्सु से मूल रूप से ये वास्तु का निरपेक्ष रेखांकन सीखने का काम करते हैं। कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। अगला पॉइंट बनता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में अध्यापन कार्य का प्रारंभ करते हैं। तो 1925 ईस्वी के आसपास शांति निकेतन में एज अ टीचर के रूप में ये कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी जी, जिन पे इनर आई फिल्म बनती है। याद रखना, क्वेश्चंस बना है इनर आई, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। अगला पॉइंट आता है कि बंगाल शैली। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार अंधा होने के बाद भी चित्रण का कार्य किया करता था? तो अंधा होने के बाद भी विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी चित्रकला की प्रतिभा नहीं भूले, अपनी चित्रकारी करते रहे। जो है कहा जाता है कि देखा है मैंने इस ज़माने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। विनोद बिहारी मुखर्जी अंधे हो गए, इनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी मूल रूप से इन्होंने चित्रकारी नहीं छोड़ी। सोच लीजिए। चित्रकार एक इनकी आत्मकथा है, याद रखना। चित्रकार किसकी आत्मकथा है? तो चित्रकार नामक आत्मकथा किसने लिखी? विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है। इन्होंने अपनी आत्मकथा चित्रकार नामक शीर्षक से प्रदर्शित किया है। तो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे स्टार लगाइएगा। इनर आई तो पूछा गया क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी पे ही पूछा गया था। अगला पॉइंट आता है आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक की रचना किसने की? जो ये आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तक जो है मूल रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी की अच्छी रचनाओं में शुमार है, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। अगला पॉइंट आता है विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्रों का माध्यम क्या रहा है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी मूल रूप से टेम्परा और भित्ति चित्रण पे ज़्यादा विश्वास किए हैं, ज़्यादा काम किए हैं। तो टेम्परा और भित्ति चित्रण पे इनका कार्य बहुत अनोखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ नया लगा होगा कि हाँ ये मैराथन टाइप का हुआ है। अगर लगा है तो वीडियो लाइक कर देना, मित्रों के बीच शेयर कर देना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।